नमस्कार सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाय रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर का। हमारी इस सॉल्यूशन चैप्टर की 7 क्लासें हो गई थी और आज हमारा इसका पार्ट 8 है। देखो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी कवथनांक में उन्नयन। जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म और उन अणुसंख्य गुणधर्मों में जो हमारा पहला अणुसंख्य गुणधर्म था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसका अध्ययन हमने कर लिया था। और उसी कड़ी में आज अपन जो दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है कवथनांक में उन्नयन, उसका अध्ययन करेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। हम पढ़ रहे हैं विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। देखो कवथनांक में उन्नयन, इसका मतलब तो ये है, उन्नयन का मतलब वृद्धि, यानी कवथनांक में वृद्धि। इससे पहले अपन कवथनांक को समझते हैं कि कवथनांक क्या होता है। कवथनांक देखो क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह ताप कवथनांक कहलाता है। क्या कहेंगे? वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, दाब के बराबर हो जाता है, कवथनांक कहलाता है। कवथनांक कहलाता है। ये हमने कवथनांक को परिभाषित किया है कि वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कवथनांक कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कवथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? कवथनांक उन्नयन। कवथनांक उन्नयन। देखो कवथनांक में उन्नयन बोल दो, कवथनांक उन्नयन बोल दो, एक ही बात है। कवथनांक उन्नयन देखो क्या कहेंगे अपन, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के कवथनांक में वृद्धि हो जाती है। बनने वाले विलयन के कवथनांक में वृद्धि हो जाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का कवथनांक शुद्ध द्रव्य विलायक के कवथनांक से अधिक हो जाता है और कवथनांक में इस वृद्धि को ही कवथनांक उन्नयन कहते हैं। देखो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जब किसी शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का कवथनांक
और बनने वाले विलयन के क्वथनांक को मैं दर्शा रहा हूँ Tb से। किससे? Tb से। तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव्य विलायक, शुद्ध द्रव्य विलायक के क्वथनांक और शुद्ध द्रव्य विलायक के क्वथनांक को मैं दर्शा रहा हूँ Tb नोट से। Tb नोट से तो क्या कह सकते हैं, जब किसी शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव्य विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, से अधिक हो जाता है, हो जाता है। क्या कहेंगे, क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन एक ही बात है, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जब किसी शुद्ध द्रव्य विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के क्वथनांक में शुद्ध द्रव्य विलायक के क्वथनांक की तुलना में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि को ही हमने क्या कहा, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वथनांक उन्नयन और क्वथनांक उन्नयन को हम लिखते हैं डेल Tb से। तो कोष्टक में मैं लिख दूँ डेल Tb इक्वल टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं Tb माइनस Tb नोट। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया क्वथनांक उन्नयन का। Tb क्या है, Tb है बनने वाले विलयन का क्वथनांक जो शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक है। तो Tb माइनस Tb नोट क्या है, शुद्ध द्रव्य विलायक का क्वथनांक Tb नोट। अब देखो हमने ये तो जान लिया कि क्वथनांक उन्नयन होता क्या है, क्वथनांक उन्नयन का कारण क्या है, यानी इस बनने वाले विलयन के क्वथनांक में वृद्धि क्यों हुई, इसका रीजन क्या है वो अपन अब देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वथनांक उन्नयन का कारण, क्वथनांक उन्नयन का कारण। ध्यान से आप समझेंगे मेरे साथ साथ। देखो क्वथनांक में उन्नयन का कारण क्या है, समझो आप इसको। यानी जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है, यानी अपन कह सकते हैं कि बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस चीज का हमने अध्ययन कर लिया जस्ट पहले वाले वीडियो में, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में हमने ये बात पढ़ रखी है। क्या कहा मैंने दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अब कमी आ गई इसलिए हम कह सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि बनने वाले विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। देखो अपन क्या कर सकते हैं, समझना इस चीज को। हम कह सकते हैं जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है
मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है या कमी आ जाती है, एक ही बात है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है तथा बनने वाले विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है या अपन कह सकते हैं आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए विलयन का क्वथनांक, इसलिए विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव्य विलायक, शुद्ध द्रव्य विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, से अधिक हो जाता है। देखो एक बार वापस से मैं रिपीट करवा रहा हूं, क्वथनांक में उन्नयन का कारण क्या कहा हमने कि जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है तथा बनने वाले विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव्य विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। सीधा सा मतलब यही है, हमने शुद्ध विलायक में क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय पदार्थ, तो जो विलयन बना उस विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी। अब हमें उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो हमें अधिक ताप देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो ये हमने क्वथनांक उन्नयन का कारण देख लिया, हमने क्वथनांक देख लिया, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं ये देख लिया, इसके बाद में हमने इसका कारण भी देख लिया। वापस से देखना आप, क्वथनांक किसको कहा हमने, वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। फिर क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन एक ही बात है। जब किसी शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव्य विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। फिर हमने क्या लिखा, क्वथनांक उन्नयन यानी डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट। फिर हमने क्या देखा, क्वथनांक उन्नयन का क्या कारण है, जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है तथा
बनने वाले विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए विलयन का कवथनांक शुद्ध विलायक के कवथनांक से अधिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें विलयन और जो शुद्ध विलायक है इसके वाष्प दाब और ताप के मध्य आरेख खींचेंगे। किसके मध्य? विलयन व शुद्ध द्रव्य विलायक के वाष्प दाब व ताप के मध्य क्या बनाएंगे? आरेख बनाएंगे, आरेख खींचेंगे। देखते हैं कैसा आरेख हमें प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर, क्या कह सकते हैं कि विलयन हम कह सकते हैं विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व तापमान के मध्य आरेख, वाष्प दाब व तापमान के मध्य आरेख देखते हैं कैसा आरेख हमें प्राप्त होगा। विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व तापमान के मध्य आरेख। तो देखो, मैं आरेख बना रहा हूं यहां और आप ध्यान से आरेख को समझेंगे। ठीक है ना। देखो, इधर तो मैं ले रहा हूं वाष्प दाब, क्या ले रहा हूं? यहां लिख रहा हूं मैं वाष्प दाब, और इधर मैं ले रहा हूं तापमान। ठीक है। देखो, ये है, यहां पर ये है वायुमंडलीय दाब, मैं यहां पे लिख सकता हूं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना। पहले मैं ले रहा हूं विलायक, शुद्ध विलायक, ये लो शुद्ध विलायक, और ये यहां पे क्या हो गया? इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया इस बिंदु पर। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे विलायक, क्या लिख सकता हूं? विलायक, यानी ये जो आरेख है ये है विलायक का, या अपन बोल सकते हैं शुद्ध विलायक का। अब देखो, ये जो ताप है इसको मैं TB नोट लिख दूं। क्या लिख दूं? TB नोट। और यहां पर जो ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी इसको मैं लिख दूं P नोट A। क्या लिख दिया? P नोट A। अभी मैंने सिर्फ शुद्ध विलायक को दिखाया है। अब ले रहा हूं मैं यहां पे विलयन, और इसका जो वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ये लो, यानी ये जो आरेख है ये है विलयन का आरेख। किसका आरेख है? विलयन का आरेख। यानी यहाँ पर आके इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी मैं लिख सकता हूँ विलयन, क्या लिख सकता हूँ? विलयन। ये लो, और इसका जो वाष्प दाब है
इसको मैं मान लूँ P। क्या मान लिया? P। देखो दो आरेख बनाए मैंने, मैं आपको वापस से आरेख को समझा रहा हूँ। एक आरेख बनाया है मैंने विलायक के लिए और एक विलयन के लिए। शुद्ध विलायक है ये, यहाँ पे क्या है? ये है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इधर ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये यहाँ पे क्या हो गया? ये इस विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया इस बिंदु पे। तो ये आरेख तो किसका बनाया मैंने? शुद्ध विलायक का। और यहाँ पे इसका जो तापमान है इसको मैंने क्या कहा? TB नोट। फिर मैंने बनाया विलयन के लिए आरेख, ठीक है। इस बिंदु पे ये क्या है? P है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये विलयन का वाष्प दाब है। और इस बिंदु पे मैं विलयन के ताप को दिखाऊं, ये लो, इसको मैं मान लूं TB। क्या मान लूं? TB। अब देखो ये क्या हुआ? ये डेल TB हो गया। क्या हो गया? डेल TB, यानी कवथनांक में उन्नयन। और ये क्या हो गया? इधर ये हो गया डेल P, डेल P। भाई डेल P क्या होगा? P नोट A माइनस P तो होगा। और डेल TB क्या होगा? TB माइनस TB नोट। तो ये हमने क्या बना लिया? आरेख। किसके मध्य बनाया हमने आरेख? विलयन, विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व तापमान के मध्य आरेख। अब देखो इस आरेख को आप ध्यान से देखो। आरेख को देखने पर हमें एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कि जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा उतना ही कवथनांक में उन्नयन होगा। मान लो मैं यहाँ पे और ले लूँ तो वाष्प दाब में अवनमन, तो फिर ताप और भी बढ़ जाएगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि आरेख से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में अवनमन जितना ज़्यादा होगा कवथनांक में उन्नयन भी उतना ही अधिक होगा। देखो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं आरेख से स्पष्ट है, आरेख से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा कवथनांक उन्नयन भी या कवथनांक में उन्नयन भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। देखो अर्थात यानी हम ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कि कवथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं अर्थात कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के, वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, अवनमन के समानुपाती होता है। इस चीज़ को आप समझ लो। आरेख मैंने आपको बताई दी है कि आरेख किस किस के मध्य बनाया है मैंने और कैसे बनाया है। और ये जो बात हमने लिखी है ये हमने आरेख से ही लिखी है। क्या लिखा हमने कि आरेख से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में अवनमन जितना अधिक होगा, वाष्प दाब में अवनमन जितना अधिक होगा कवथनांक में उन्नयन भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात कवथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। देखो बात सीधी सी है, अगर मैं यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन लिखूं,
वाष्प दाब में अवनमन, यानी अगर मैं डेल पी लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ, पी नोट ए माइनस पी। ये तो मैंने क्या लिखा है, वाष्प दाब में अवनमन। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँ कवथनांक में उन्नयन, और कवथनांक में उन्नयन को हम लिखते हैं डेल टीबी से। डेल टीबी बराबर क्या लिख सकता हूँ, टीबी माइनस टीबी नोट, यानी टीबी माइनस टीबी नोट। ये मैंने क्या लिख दिया, कवथनांक में उन्नयन। अब देखो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि कवथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख सकता हूँ डेल टीबी समानुपाती डेल पी। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, डेल टीबी समानुपाती डेल पी। अब देखो हमने वाष्प दाब अवनमन में एक सूत्र देखा था, क्या देखा था, चूंकि डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू अक्स बी। ध्यान से अब लगातार मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डेल टीबी समानुपाती डेल पी, यानी कवथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि हमने वाष्प दाब अवनमन में एक सूत्र व्युत्पन्न किया था, डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू था अक्स बी के, ठीक है ना। अरे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर था। ये सूत्र हमने देखा था कहाँ पर, जब हमने पढ़ा था इससे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो यहाँ से मैं अगर डेल पी का मान लिखूँ तो क्या आएगा, डेल पी बराबर पी नोट ए अक्स बी आ गया ना। इससे मैंने डेल पी का सूत्र लिख लिया, और इसको मैं समीकरण दे दूं, इसको तो मैं दे दूं समीकरण 1 और इसको मैं दे दूं समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं आरेख को हटा रहा हूँ, ठीक है ना, आरेख को हटा रहा हूँ। आपने आरेख अच्छे से देख लिया और बना भी लिया होगा। अब देखो मैं आरेख को हटा रहा हूँ। हमने दो समीकरण प्राप्त कर ली, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, क्या कहूँगा, समीकरण 1 व 2 से। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। यानी मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, देखो क्या कह सकता हूँ मैं, यानी मैं अब डेल पी के स्थान पे मैं रखूंगा पी नोट ए अक्स बी। तो देखो क्या आएगा, डेल टी बी समानुपाती पी नोट ए अक्स बी। अब क्या करूंगा, मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल टी बी बराबर के पी नोट ए अक्स बी, अक्स बी। इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, क्या दे दूं, समीकरण 3। और ये जो के आया है, ये के आया है समानुपाती स्थिरांक। क्या बोलेंगे, के बराबर समानुपाती स्थिरांक। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सिर्फ डेल पी के स्थान पे क्या रखा, पी नोट ए अक्स बी, और समानुपाती के चिन्ह को हटा दिया। अब देखो, अब हमें पता है अक्स बी बराबर क्या होता है, मैं लिखूंगा चूंकि अक्स बी, अरे विलय की मोल भिन्न है, क्या होती है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी विलय की मोल भिन्न बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, ये लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखो, मैं इसके स्थान पे ये मान रखूँ, यानी मैं इसको दे दूँ समीकरण
4। फिर क्या कहूँ, समीकरण 3 व 4 से लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। तो क्या आएगा मेरे पास, डेल टी बी बराबर के पी नोट ए, और अब क्या रखूँगा, मैं रखूँगा यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो समीकरण इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको कोई कन्फ्यूज नहीं हो। तो इसको मैं समीकरण 5 दे दूँ। अब देखो, अब लगाऊंगा मैं यहाँ पे कंडीशन, क्या लगाऊंगा, चूंकि तनु विलयनों के लिए पता है आपको क्या होता है, तनु विलयनों के लिए एन बी इज लेसर देन एन ए। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि एन ए प्लस एन बी लगभग बराबर होगा एन ए के। कंडीशन लगा दी भाई, एन बी का मान बहुत ही कम है किससे, एन ए से। इसका मतलब एन ए प्लस एन बी लगभग बराबर होगा एन ए के। ठीक है, इसको मैं समीकरण 6 दे दूं। फिर मैं कह दूं यहाँ पे समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से देखो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, एन ए। सीधी सी बात ये है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेल टी बी बराबर के पी नोट ए एन बी अपॉन एन ए, और इसको मैं दे दूँ समीकरण 7। ये समीकरण 7 आ गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर वाले को मैं हटा रहा हूँ, इधर वाले को मैं हटा रहा हूँ, तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। ये मैंने हटा दिया, समीकरण 7 हमारे पास आ गई। अब देखो, अब हम यानी एन बी और एन ए क्या हैं, एन बी तो क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और एन ए क्या है, विलय के मोलों की संख्या। यानी अपन लिख सकते हैं चूंकि एन बी तो क्या होता है, डब्ल्यू बी बट्टे एम बी, और एन ए क्या होता है, एन ए होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अरे मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे अणुभार, ये तो होता है, या ग्रामों में मात्रा बट्टे अणुभार। ठीक है ना। अब देखो इसको मैं समीकरण 8 दे दूं, इसको मैं समीकरण 9 दे दूं, और फिर एक लाइन लिख दूं, क्या लिखूं, समीकरण 7, 8 व 9 से। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एन बी और एन ए के स्थान पे ये मान रखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, हमारे पास आएगी डेल टी बी इक्वल टू के पी नोट ए। ठीक है। अब देखो ऊपर एन बी है, एन बी है, इसका मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या है, एन ए, एन ए का मान क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और जब यहाँ रखूँगा तो नीचे वाली राशि ऊपर आ जाएगी, यानी एम ए, और नीचे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? इसको मैं समीकरण 10 दे दूँ, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ठीक है। एन बी और एन ए के स्थान पे हमने ये मान रखे हैं। अब देखो इस समीकरण 10 में देखो आप, यानी समीकरण 10 में एक तो k इंटू पी नोट ए इंटू एम ए, ये स्थिरांक राशियां हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण 10 में k पी नोट ए और एम ए है क्या, k तो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, पी नोट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और एम ए क्या है, विलायक का अणुभार।
तो अपन कह सकते हैं कि के, पी नोट ए और एम ए स्थिरांक राशियां हैं, अतः इनके स्थान पर एक नया स्थिरांक के डैश लिखने पर क्या लिखेंगे, नया स्थिरांक के डैश। तो मैंने लिख दिया चूंकि के इंटू पी नोट ए इंटू एम ए बराबर के डैश, इसको मैं समीकरण 11 कह दूं। तो अब क्या लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा समीकरण 10 व 11 से। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करेंगे, के पी नोट ए एम ए के स्थान पे एक नया स्थिरांक लिखेंगे के डैश। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा डेल टी बी। देखो के पी नोट और एम ए क्या आ गया के डैश, तो ये लो के डैश इंटू बच क्या गया, हमारे पास बच गया डब्लू बी बट्टे एम बी इंटू डब्लू ए, ये तो बचा। ठीक है, इसको मैं समीकरण दे दूं 12। अब देखो हम कह सकते हैं के डैश क्या है, यहाँ पे के डैश है उन्नयन स्थिरांक, क्या बोलेंगे, उन्नयन स्थिरांक। अब देखो अपन इस के डैश के स्थान पे के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्नयन स्थिरांक को हम के भी मान सकते हैं। लेकिन मैंने के डैश क्यों लिया, क्योंकि आपके कोई कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हमने के तो समानुपाती स्थिरांक लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे के डैश ले लिया। तो यहाँ पे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। के डैश बराबर क्या कहा मैंने, उन्नयन स्थिरांक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब मैं लूँगा क्या, यदि समझना बात को आप, यदि डब्लू बी अपॉन एम बी बराबर तो हो 1 मोल, क्या हो 1 मोल, 1 मोल, और डब्लू ए बराबर क्या हो 1 ग्राम, 1 ग्राम। अरे डब्लू बी अपॉन एम बी मोल है, तो डब्लू बी बराबर एम बी बराबर तो मैंने लिया 1 मोल, क्या लिया 1 मोल, और डब्लू ए क्या है, विलय का द्रव्यमान, वो मैंने लिया 1 ग्राम। ठीक ना, अतः समीकरण 12 से, अतः समीकरण 12 से देखो क्या आएगा, क्या आएगा, डेल टी बी, समझना बात को, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1, यानी डेल टी बी बराबर के डैश, क्या आ गया के डैश। यानी अपन यहाँ से के डैश की परिभाषा लिख सकते हैं, बात सीधी सी है, अपन यहाँ पर के डैश की परिभाषा लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, मैं उधर हटा रहा हूँ, यानी के डैश को अपन परिभाषित कर सकते हैं, बात सीधी सी ये है। और के डैश क्या है, उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक यानी के डैश की परिभाषा, के डैश की परिभाषा। देखो कैसे लिख सकते हैं अपन परिभाषा, समझना आप। हम क्या कह सकते हैं, यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाए तो विलयन का कवथनांक उन्नयन ही उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहा मैंने, दोबारा साथ समझना। 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का कवथनांक उन्नयन ही उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल, 1 मोल अवाष्पशील विलय को विलय
को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का क्वथनांक उन्नयन ही उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यानी ये हमने K डैश को परिभाषित कर दिया। क्या कहा? देखो, 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का क्वथनांक उन्नयन ही उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब देखो, ये जो बात हमने कही है ये सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से यानी अपन कह सकते हैं कि प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलय में घोलना संभव नहीं है। अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है। अतः विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम लेने पर 1000 ग्राम लेने पर यानी अपन ये कहेंगे कि जो WB/MB, देखो ये रहा WB/MB, ये तो हम क्या लेंगे 1 मोल। क्या ले लिया? 1 मोल। ठीक है। और जो WA है वो हम क्या लेंगे 1000 ग्राम। देखो, हमने कहा कि प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं होता है। अतः विलायक का द्रव्यमान जो WA है वो हम 1000 ग्राम लेंगे। तो अब देखो हमारे पास समीकरण क्या आएगी 1000 ग्राम लेने पर। क्या कहूँगा मैं? अतः समीकरण 12 से क्या कहूँगा? अतः समीकरण 12 से देखो ये रही समीकरण। तो क्या आएगा हमारे पास? डेल TB इक्वल टू, देखो इसके स्थान पे तो 1 ग्राम, इसके स्थान पे 1000 ग्राम, तो क्या जाएगा K डैश अपॉन 1000। K डैश अपॉन 1000। इसको मैं समीकरण 1000 है, इससे आया। कैसे आया? WB/MB के स्थान पे 1 मोल रखा और WA के स्थान पे 1000 ग्राम, तो डेल TB बराबर K डैश अपॉन 1000। इसको मैं समीकरण दे दूं कितना? 13। समीकरण 13। अब देखो हमें पता है चूंकि K डैश अपॉन 1000 इक्वल टू क्या होता है? KB। क्या होता है? इक्वल टू KB। अब देखो यहाँ से मैं K डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ? 1000 इंटू KB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1000 इंटू
के बी, चूँकि के डैश अपॉन 1000 इक्वल टू के बी। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या लिखा, के डैश इक्वल 1000 इंटू के बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं समीकरण दे दूँ 14। अब देखो यहाँ के बी क्या है, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसको बोल सकते हैं आप क्वथनांक मिति, क्वथनांक मिति स्थिरांक, क्वथनांक मिति स्थिरांक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं आगे इस समीकरण 14 का जो मान है वो रखूंगा मैं समीकरण 12 में। देखो ये समीकरण 12 है, कौन सी, डेल टी बी इक्वल टू के डैश इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000। यानी इस समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो डेल टी बी इक्वल टू के डैश इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यानी ये हमारे पास समीकरण 12 है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो आप, अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत आपके नहीं है, समीकरण 14 तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहूँगा समीकरण 14 व समीकरण 12 से, क्या कहूँगा, समीकरण 14 व 12 से। देखो समीकरण 12 में के डैश के स्थान पर क्या रखूँगा, 1000 इंटू के बी। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक मिति स्थिरांक। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा डेल टी बी, अब क्या है, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए और इंटू 1000। इसको दे दूं मैं समीकरण 15। देखना आप, समीकरण 15, ये तो समीकरण हमारी 12 थी। ठीक है, 12 और 14 से हमने क्या लिख दिया, डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्या किया, के डैश के स्थान पे क्या रखा, 1000 इंटू के बी। अब देखो चूंकि हमें पता है कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए बराबर क्या होती है, मोललता। क्या होती है, मोललता। अरे मोललता बराबर क्या था, विलय की ग्रामीण मात्रा बट्टे विलय का अनुभार इंटू विलय का द्रव्यमान। इसको दे दूं मैं समीकरण 16। अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं अतः समीकरण 15 व 16 से, समीकरण 15 व 16 से, यानी इसके स्थान पे मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा एम। एम क्या है, स्मॉल एम है, मोललता। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। यानी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टी बी बराबर के बी इंटू मोललता, मोललता। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। और इसको मैं दे दूँ समीकरण 16। देखो 16 ये आगे ना 17 है, ये समीकरण 17। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलो उसको मैं हटा रहा हूँ, देखते हैं आगे। अब हम केबी को भी परिभाषित कर सकते हैं। केबी क्या है यहाँ पे, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो अपन क्या रखेंगे, अब
अपन कह सकते हैं कि WB अपॉन MB बराबर 1 मोल और WA बराबर क्या है 1000 ग्राम। अब देखो 1000 ग्राम। अब इस मान को मैं कहाँ रखूँगा, मैं रखूँगा समीकरण 15 में। इस मान को मैं किस में रखूँगा, समीकरण 15 में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अतः समीकरण 15 से क्या कहूँगा, अतः समीकरण 15 से देखो क्या लिखूँगा मैं 15 से, यानी जो WB अपॉन MB है वहाँ पर तो आएगा 1 और जो WA वहाँ पे आएगा 1000। देखो क्या आएगा, मेरे पास आएगा डेल TB बराबर KB इंटू 1000 तो ऊपर है और नीचे क्या है इंटू, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, ठीक ना, और यानी 1000 से 1000 कैंसिल, यानी डेल TB बराबर क्या आ गया KB। इसका मतलब हम यहाँ से, यानी मैं इसको समीकरण 18 दे दूँ। क्या दे दूँ, समीकरण 18। कैसे प्राप्त किया, समीकरण 15 में WB अपॉन MB बराबर 1 मोल और WA बराबर 1000 ग्राम रखने पर, ठीक ना। अब देखो, अब हम कह सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा देखो कैसे लिखेंगे। मैं इनको साफ कर दूं, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये लो। हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, देखो हम लिखेंगे वहां से, यहाँ से कि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलयक में घोलने पर विलयन का कवथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या लिखेंगे अपन कह सकते हैं 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का कवथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। देखो समझना वापस से, हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी KB की क्या लिखी है परिभाषा, 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का कवथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब देखो आप इस KB की इकाई भी ध्यान में रखोगे, KB की इकाई कई बार डायरेक्ट यहाँ से KB की इकाई पूछ लेते हैं। तो KB की इकाई होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसको भी आप ध्यान में रखोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ तक मोलल उन्नयन स्थिरांक तक हमने देख लिया कि डेल TB बराबर KB, हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा भी देख ली। अब हम जो विलय पदार्थ है उसका हम अणुभार ज्ञात करेंगे कि अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे विलय का अणुभार या अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना क्या कहेंगे, देखो समझना, विलय
अवाष्पशील विलय, एक ही बात है, ये लो, अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना, के अणुभार की गणना। देखो अणुभार बोल दो, आणविक द्रव्यमान बोल दो, मोलर द्रव्यमान बोल दो। मैं कह सकता हूं समीकरण 15 से, क्या कह सकता हूं, समीकरण 15 से। देखो समीकरण 15 क्या है, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए इंटू 1000। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मैंने समीकरण 15 लिख दी है। अब देखो इस समीकरण 15 से हम अवाष्पशील विलय के अणुभार का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, ये रहा, यही तो है एम बी, विलय का अणुभार। तो एम बी बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो क्या आएगा, के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी और इंटू डब्लू ए। ये हमारे पास अवाष्पशील विलय के अणुभार का सूत्र आ गया। यानी हम इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या, एम बी क्या है, एम बी है अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय का अणुभार, अवाष्पशील विलय का अणुभार। फिर Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। Wb क्या है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। फिर 1000 है ही। डेल टीबी क्या है, डेल टीबी कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन, डेल टीबी क्या है, कवथनांक में उन्नयन। फिर डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये लो, यानी एम बी क्या है, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी अवाष्पशील विलय का अणुभार, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान, डेल टी बी कवथनांक में उन्नयन और डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान। तो अपन कह सकते हैं कि इस सूत्र की सहायता से हम अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो इस सूत्र को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब देखो अपन चलते हैं आगे। अब देखो हम जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है यानी Kb और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हम उसमें एक संबंध भी लिख सकते हैं। यानी अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में
संबंध, गुप्त उष्मा में संबंध, मोलल उन्नयन स्थिरांक व वाष्पन की गुप्त उष्मा में संबंध क्या होता है। देखो संबंध ये होता है, देखो आप सूत्र होता है KB इक्वल टू RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। अब देखो LV क्या है, LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी अपन इसको बोल सकते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब देखो चूंकि LV बराबर होता क्या है, LV बराबर होता है डेल HV अपॉन M। तो इसका मतलब LV के स्थान पे मैं अगर ये मान रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा KB बराबर RTB स्क्वायर, नीचे M तो ऊपर चला जाएगा, यानी M अपॉन 1000 इंटू डेल HV। ये देखो ये अपन कह सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक व वाष्पन की गुप्त उष्मा में संबंध आ गया। अब देखो यहाँ पे KB क्या है, KB तो क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। R क्या है गैस स्थिरांक, R क्या है गैस स्थिरांक, और TB क्या है हम कहेंगे विलायक का कवथनांक है, विलायक का कवथनांक, ठीक है। फिर क्या है M है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, और क्या है, और है डेल HV, यानी अपन कह सकते हैं वाष्पीकरण की एंथैल्पी, वाष्पीकरण बोल दो या वाष्पन बोल दो एक ही बात है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। तो इस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे। देखो वाष्पन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, अपन कह सकते हैं कि द्रव्य के कवथनांक पर उसके 1 ग्राम द्रव्य को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बताया मैंने, द्रव्य के कवथनांक पर उसके 1 ग्राम को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। तो देखो आज की इस क्लास में हमने दूसरा जो अणुसंख्या गुणधर्म था कवथनांक में उन्नयन, उसका हमने डिटेल से अध्ययन किया। कवथनांक किसे कहते हैं ये देखा, कवथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया, फिर हमने कवथनांक में उन्नयन का कारण क्या है उसको जाना, उसके बाद में हमने डिटेल से आरेख बनाकर कवथनांक में उन्नयन का अध्ययन किया। तो आज की क्लास में हमने दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म होगा हिमांक में अवनमन, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट 9 में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।